हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं इस बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए एक जबरदस्त स्टडी प्लान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो शेयर करूंगा ही कि एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, साथ ही एक जबरदस्त टाइम टेबल भी बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो गारंटीडली एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे और ये मैं फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इतनी डिटेल्ड, इतनी सुलझी हुई, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी आपको कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए अगर आपने ठान लिया कि इस बार सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट अपनी स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब टियर फर्स्ट और टियर सेकंड एग्जाम के पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। ये स्ट्रेटजी दोनों ही एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे आपका टियर फर्स्ट एग्जाम हो या फिर टियर सेकंड एग्जाम हो। टियर फर्स्ट एग्जाम फ्रेंड्स आपका हमेशा की तरह है, 4 सेक्शन है जिसमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के अंदर। दूसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहता है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर। इसी के बेसिस पर टियर फर्स्ट एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। बस डिफरेंस इतना है कि टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। टियर फर्स्ट एग्जाम में जो मार्क्स मिलती हैं वो फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते, फाइनल कट ऑफ इनके बेसिस पर नहीं बनती, आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। टियर सेकंड एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है जिसमें आपका एक मैथमेटिकल एबिलिटी रहता है जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं। टियर सेकंड में एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए मैथमेटिकल एबिलिटी 90 मार्क्स का हो जाता है। दूसरा सेक्शन हमारा रीजनिंग और इंटेलिजेंस होता है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के अंदर ही, इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के ये दोनों सेक्शन हो जाते हैं। इन दोनों को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स रहती है। साथ ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट रहेगा, इससे 40 क्वेश्चन आते हैं 120 मार्क्स के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं। साथ ही जनरल अवेयरनेस रहता है, इससे केवल टियर सेकंड एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के अंदर। इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, 180 मार्क्स के ये दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं। 60 मिनट्स आपको दी जाती है इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए। इसी के साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं 45 मार्क्स के अंदर, 15 मिनट में आपको सोल्व करने होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में जो मार्क्स मिलेंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल कट ऑफ में, फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होते। फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो इन चारों सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पर होता है। एग्जाम में आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि टियर सेकंड एग्जाम में कोई भी गलत क्वेश्चन होने पर 1 मार्क आपका काट लिया जाता है, समझ गए। और टियर सेकंड एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि इसी के मार्क्स के बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे कि भैया इसका सिलेबस प्रोवाइड करिए। फ्रेंड्स, टियर फर्स्ट टियर सेकंड दोनों ही एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा चुका हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, पूरे सिलेबस को समझ सकते हैं कि कौन से एग्जाम के लिए कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वाला वीडियो भी कल प्रोवाइड करा चुका हूं, ये भी हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चाहे कुछ कवर हुए बिना क्यों ना रह जाए, लेकिन ये सभी टॉपिक्स कवर हुए बिना नहीं रहने चाहिए एग्जाम से पहले, तो भाई वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेस्ट बुक्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं कि कैसे आप घर बैठे इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो एकदम फ्रेशर है, जिन्होंने आज तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, उनके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो किन बुक से प्रिपरेशन करे, जो एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, प्रीवियस ईयर वाली सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, मॉक टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट कौन सी है, सभी बुक्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रखी है। वीडियो जरूर देख लीजिएगा, घर बैठे इन बुक से तैयारी करिएगा, मजा आ जाएगा, खतरनाक रिजल्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करें एग्जाम डेट के बारे में, आप सभी को पता होगा टियर फर्स्ट एग्जाम आपका 2 अगस्त से स्टार्ट होगा और 22 अगस्त 2023 तक एग्जाम चलने वाला है। टेक्निकली अगर देखा जाए टियर फर्स्ट एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको कम से कम टाइम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात करें डेली स्टडी टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि भाई इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डेली हमें प्रिपरेशन को कितना टाइम देना पड़ेगा।
देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप बिगिनर स्टूडेंट हो या फिर एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो, बिगिनर से मतलब है जो लोग पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रखी है, अभी तक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। आई होप आप अपनी कैटेगरी समझ गए होंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको डेली 8 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देना पड़ेगा और ये 8 घंटा आपका सेल्फ स्टडी रहना चाहिए। इस 8 घंटे में डेली आप सेल्फ स्टडी करोगे। अगर आपको कोई ऑनलाइन लेक्चर लेने की जरूरत पड़ रही है, आपको कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन को। मुझे आपके ये 8 घंटा डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांगा। आपके पास 24 आवर होता है, आप इसको 3 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। 8 घंटे के 3 स्लॉट आपके पास आती हैं। अगर आप डेली 8 घंटा 24 घंटों में से अच्छी नींद भी लेते हो, जो कि सभी के लिए जरूरी है, फिर भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 8 घंटे आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज में निकाल दीजिए, जिसमें आपकी डेली की एक्टिविटीज होती है, खाना पीना, नहाना धोना, सोना होता है, या फिर टाइपिंग आप इसमें सीख सकते हैं। बाकी जो 8 घंटे बचे आप डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन को दे ही सकते हो। तो भाई केवल मुझे आपका ये 8 घंटा चाहिए। क्लियर है? इतना आप करोगे तो अगर आप एग्जाम तक 8 घंटा दे सकते हो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को, तो आगे इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि 8 घंटा लगेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं फोकस सेक्शंस के बारे में कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शंस है, सबसे ज्यादा फोकस कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वोकैबुलरी है, चाहे आपका टियर फर्स्ट हो चाहे टियर सेकंड हो, सबसे ज्यादा फोकस वोकैबुलरी के ऊपर आपको करना पड़ेगा, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करना है, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, ये 5 टाइप के हमारी एग्जाम में वोकैबुलरी पूछी जाती है और सबसे ज्यादा लोग इन्हीं वोकैबुलरी में फंस जाते हैं। वोकैबुलरी कैसे पढ़नी है, सही तरीका क्या है, ताकि आप अपने एग्जाम तक अच्छे से वोकैबुलरी प्रिपेयर कर लो, ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको वोकैबुलरी को देना है। इसका मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा टाइम वोकैबुलरी के ऊपर बिताना पड़ेगा। उसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है, हर एक शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो 5 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व करके आ जाओगे। कंजक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं ना स्पोर्टिंग एरर वाले, वो कंजक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो कंजक्शन के ऊपर फोकस करिएगा। वॉइसेस से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही नरेशन से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो भाई इंग्लिश के अंदर ये हमारे फोकस सेक्शन है, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी टियर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज इकलौता ऐसा सेक्शन है जिससे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री से हर एक सेट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन से हर एक सेट में 4 क्वेश्चन आएगा, चाहे टियर फर्स्ट एग्जाम हो या फिर टियर सेकंड एग्जाम हो। अगर फ्लैट आपको 4 क्वेश्चन सही करके आने हैं तो भाई डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई, पाई चार्ट होते हैं, ग्राफ चार्ट होते हैं ना, पूरा फोकस करिए, दम लगा दीजिए इसके ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे लोग मार खा जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। मेंसुरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन है। अलजेब्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक सेट में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको एग्जाम में रियली में अच्छा स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स के ऊपर खासा ध्यान दीजिएगा। ये फोकस करने वाले टॉपिक है एडवांस मैथ के। जीके के अंदर करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा और लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। क्लियर है? यानी कि मई 2022 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर के ऊपर दबा के फोकस करो। करंट अफेयर पढ़ना कैसे आगे मैं आपको बता रहा हूं, वेट करिए। स्टैटिक जीके को अलग से पढ़िएगा, बुक्स आपको बहुत सारी ऑलरेडी बता रखी है, बुक वाली वीडियो देख लीजिएगा। जनरल साइंस के ऊपर स्पेशली फोकस करेगा। बस ये हमारे सेक्शंस फोकस सेक्शन है जिनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बुलेट पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैन ऑफ द मैच होता है ना, ऐसे ही बुलेट पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटजी है, यानी कि जिनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा नो रेगुलर क्लासेस। फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर क्लासेस नहीं लेनी है। काफी सारे टीचर्स आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे जो कि आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होंगे 2 महीने का, 3 महीने का, और आप डेली उनकी 6-6, 8-8, 10-10 घंटे की क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे। काफी सारे लोग कोचिंग में डेली 8-8 घंटे देकर आ जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्टली फोकस आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो केवल सिलेक्टेड लेक्चर ही ले। मान के चलिए आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, आप खुद बुक से पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, लेकिन कोई टॉपिक ऐसा फंस गया जो आप खुद बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सर्च करिए, केवल उसी का लेक्चर लीजिए। केवल सिलेक्टेड लेक्चर लेना है, रेगुलर क्लासेस आपको फॉलो नहीं करनी। किसी टीचर के ऊपर नहीं पड़ जाना कि भाई मैंने तेरा 3 महीने का कोर्स परचेज कर लिया, अब आप ही मुझे सिलेक्शन दिलाओगे। ये गलती नहीं करनी। खुद को एनालाइज करके प्रिपरेशन करनी है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, वही लेक्चर आपको लेना है। ठीक है?
दूसरा बुलेट पॉइंट, 1.5 टाइम ऑफ लेक्चर फॉर्मूला यूज, यानी कि जो 1.5 गुना टाइम वाला मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना, वो आपको यूज करना है। कैसे? यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर लेने की जरूरत पड़ रही है, आप क्लास ले रहे हो, अगर आपने कोई भी लेक्चर लिया 1 घंटे का, तो उसका 1.5 गुना कम से कम आपको सेल्फ स्टडी देना है। अगर आपने 1 घंटे के लेक्चर में कुछ पढ़ा, जो आपने उस 1 घंटे के लेक्चर में पढ़ा ना, उसी को आपको उसका 1.5 गुना, मतलब 1.5 घंटा खुद से बुक खोल के सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। उसे ही बोलते हैं परफेक्ट स्टडी। तो अगर आप 1 घंटे की क्लास ले रही है, तो उसका 1.5 गुना कितना हो गया? 1.5, मतलब 1.5 घंटा आप उसको सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से पढ़ोगे उसी टॉपिक को जो कि आपने उस क्लास में पढ़ा, उस लेक्चर में पढ़ा। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली बिगिनर जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उन्हें क्लासेस लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेक्चर लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इस तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। जो आपने क्लास में पढ़ा उसका 1.5 गुना सेल्फ स्टडी भी करिएगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट प्रिपरेशन। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले स्टडी फॉर्मेट के बारे में, कि भाई चाहे आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो या फिर आप बिगिनर स्टूडेंट हो, आपकी स्टडी का फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, टाइम टेबल आपके साथ आगे शेयर करूंगा। देखिए फ्रेंड, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रखी है लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो भाई जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है, उनको सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन खत्म करनी है, और वो भी केवल वीक सिलेक्टेड टॉपिक से करनी है। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन हम उसे बोलते हैं, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड आप लेक्चर देख रहे हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहते हो, आप उस टॉपिक को एकदम स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ना कि आप सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हार्डकोर प्रैक्टिस करते हो, उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप टॉपिक का बेस नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन खत्म करनी है, और केवल वीक सिलेक्टेड टॉपिक से। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है, और सब्जेक्ट वाइज वीक टॉपिक निकाल लीजिए, इग्नोरेबल टॉपिक्स निकाल लीजिए, यानी कि जिन टॉपिक्स में आप वीक हो, आपको लगता है कि यार इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, या फिर ये टॉपिक मुझे पसंद नहीं है, आप हमेशा उसको इग्नोर करके चल देते हो, तो भाई सब्जेक्ट वाइज सभी वीक टॉपिक निकालिए और उनसे प्रिपरेशन करना शुरू करिए। 1 बाय 1 एक टॉपिक उठाइए और उससे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है ना, उनको एक तरफा सिलेबस को खत्म करने की रेस में नहीं लगना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से आप टाइम रहते सिलेबस को भी कवर नहीं कर पाते। आप एक्सपीरियंस तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है, आपको पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों में आप वीक हो, जिन टॉपिक्स में आप वीक हो, केवल उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, वो भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी आपको बेस्ट बुक वाली वीडियोस में बुक्स बता चुका हूं, जो कि आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि किरण पब्लिकेशंस हो गया, घटना चक्र हो गया, काफी सारी बुक आती है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डेली एसएससी सीएचएसएल 2022 की एक शिफ्ट का सेट उठा लिया और उसको आपको केवल एनालाइज करना है, सोल्व नहीं करना। उसके बाद आपको एक मॉक लगाना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी साथ साथ चलने वाली है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वही आपका स्टडी फॉर्मेट है। अगर एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले दे रखे हैं लेकिन इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना चाहते हैं, तो ये चारों चीजें आपको करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, वीक टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज भी करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस स्टडी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हो तो कोई आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं जो बिगिनर स्टूडेंट है, उनका स्टडी फॉर्मेट क्या रहेगा। आपको केवल कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी एनालाइज नहीं करना, आपको एकदम से मॉक टेस्ट भी सोल्व करने नहीं लगना। मॉक टेस्ट कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको केवल कॉन्सेप्चुअल पोर्शन के ऊपर फोकस करना है, आपको पूरा सिलेबस शुरू से उठा लेना है और 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। और टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करते हैं, आप टॉपिक वाइज खुद बुक से थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, आप क्लासेस फॉलो कर रहे हो, टॉपिक से रिलेटेड अपने डाउट क्लियर करते हो, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो, साथ ही आप नोट्स बनाते हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन, ठीक है। और हार्डकोर प्रिपरेशन उसको बोलते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हो, आप मॉक लगाते हो, क्योंकि आप हो बिगिनर स्टूडेंट है।
तो भाई हार्डकोर प्रिपरेशन के ऊपर मत भागिएगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअल पोर्शन के ऊपर भी फोकस करते हो तब भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप इन चक्करों में पड़ गए ना तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा टियर फर्स्ट एग्जाम तक। तो आपको फिलहाल ठंडे दिमाग के साथ, शांति के साथ, पेशेंस रख के कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है। इन चीजों से आप अपना कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजिकम टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है उनकी स्ट्रेटजी और टाइम टेबल क्या रहेगी प्रिपरेशन करने की। मैंने इस स्ट्रेटजी को 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए। पहले बात करते हैं फेज 1 में। फेज 1 आपका कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से फेज 1 आप 30 दिनों के अंदर ही कवर कर लोगे या फिर उससे भी कम दिनों में, क्योंकि फेज 1 में आपको केवल सिलेक्टेड वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करके वीक टॉपिक निकाल लीजिएगा और उनसे प्रिपरेशन करना शुरू करिएगा, ना कि पूरे सिलेबस को आप शुरू से लेकर बैठ जाओ और सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग जाओ। ये गलती आपको नहीं करनी। शुरुआत में बताया था डेली आपको 8 घंटा प्रिपरेशन करनी है। इस 8 घंटे को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे कि पहला टाइम स्लॉट हमारा 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का, तीसरा टाइम स्लॉट हमारा 1 घंटे का रहेगा, चौथा टाइम स्लॉट हमारा नाइट में 3 घंटे का रहेगा। देख लीजिए हमारे 8 घंटे डिवाइड हो गया अच्छे से। ठीक है, आपको लगातार प्रिपरेशन नहीं करनी, बीच में गैप दे दे के प्रिपरेशन करनी है। 2 घंटा पढ़े, उसके बीच में 1-1.5-2 घंटे का गैप ले लिया, फिर 2 घंटा पढ़े, उसके बीच में 2-3-2.5 घंटे का गैप ले लिया। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है रेस्ट कर करके। ठीक है, एक दिन में आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट प्रिपरेशन करनी है। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, माइंड में फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन आएगा और आप अच्छे से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम भी नहीं दे पाओगे। पहले 2 सब्जेक्ट को पढ़े, फिर अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट को पढ़िएगा। पहले 2 घंटे के टाइम स्लॉट में आपने डिसाइड किया कि आज मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, तो डेडिकेटेडली जनरल अवेयरनेस को पढ़िएगा। फेज 1 हमारा है जिसमें आप वीक टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अभी बताया था ना स्टडी फॉर्मेट में कि पहले आप कॉन्सेप्चुअल पोर्शन खत्म करोगे और फेज 1 में आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है। जिन टॉपिक में आपको डाउट है, जो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है ना, पहले उन टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थ्योरेटिकल पढ़िए, टॉपिक को थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे रिलेटेड सोल्व करिए ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। 2 घंटे आपने जीएस को दिया, उसके बाद बारी आती है दूसरे 2 घंटे की। इस 2 घंटे में आपको मैथमेटिक्स, मान के चलिए आपने मैथमेटिक्स ले लिया, यहां पर आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो कि आज मैं रीजनिंग पढ़ूंगा या फिर इंग्लिश पढ़ूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 घंटे आपने मैथमेटिक्स को दिए, आपको लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मेरा वीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेडिकेटली 2 घंटा दीजिए। इससे रिलेटेड लेक्चर देखिए या फिर एग्जाम्पल सोल्व करिए, सोल्यूशन देख के करिए, कुछ भी करिए, लेकिन डेडिकेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको अच्छा करना है जिसमें आप वीक हो। ये 2 घंटे खत्म, फिर रेस्ट लेकर बाद में आती है बारी 1 घंटे की। इस 1 घंटे में आपको डेली, चाहे आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो या फिर आपका फेज 1 चल रहा हो या फिर आपका फेज 2 चल रहा हो स्ट्रेटजी का, डेली आपको वोकैबुलरी को 1 घंटा देना है, क्योंकि वोकैबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि इंग्लिश अकेला ही टियर 2 एग्जाम में 40 क्वेश्चंस होल्ड कर रहा है। तो भाई डेली आपको 1 घंटा वोकैबुलरी को देना है। और वोकैबुलरी भी पढ़ने का तरीका है, 5 टाइप की आपकी वोकैबुलरी है, जिसमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डेली 15 वोकैबुलरी आपको प्रिपेयर करनी है। जैसे कि 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर लिए, 15 एंटोनियम, 15 सिनोनियम, 15 इडियम, फ्रेज, 15 स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, अगर आप डेली 15 करोगे, 5 हमारी टाइप की होती है, तो डेली एक दिन में आप 75 वोकैबुलरी कवर कर रहे होंगे। और आपके पास 2 महीना भी अगर है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 60 से, तो देख लीजिएगा आप कितनी वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे। बहुत सारी बुक मिल जाएंगी जो कि आपको अल्फाबेटिकल वोकैबुलरी की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, तो आप उन लिस्ट से प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रॉपर नोट्स बना के लिख के वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करें। 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे, उनका मीनिंग लिखा, उनके एग्जांपल्स लिखे और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, फिर डेली 15 मिनट उनको रिवाइज कर लिया। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करोगे तो वोकैबुलरी आप अच्छी कर सकते हो। वोकैबुलरी पढ़ने के बाद नाइट में रखिएगा इस 3 घंटे को। आप 7 से 10 बजे भी इसको रख सकते हैं, 8 से 11 भी रख सकते हैं। नाइट में इस 3 घंटे को रखिएगा। इसमें क्या करना है, आपको एक पेपर एनालाइज करना है। 2022 वाला प्रीवियस ईयर का एक सेट उठा लीजिए। बेस्ट बुक वाली वीडियो में बता रखा है कि कौन सी ऐसी बुक है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कराती है। तो एक सेट उठा लीजिए जिसको केवल एनालाइज करना है, सोल्व करने मत बैठ जाइए, केवल एनालाइज करना है। देखना आपको किस टाइप का एग्जाम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चंस का लेवल क्या था,
किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, मोस्टली कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस किया गया, क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। आपको केवल एनालाइज करना है, डेली एक सेट आपको प्रीवियस ईयर का एनालाइज करना है, सोल्व नहीं करना है। इससे आपके माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसी तरफ प्रिपरेशन को ले जाओगे। साथ ही आपको डेली रिवीजन भी करना है, जो दिन भर आपने पढ़ा आपको इस नाइट वाले 3 घंटे में उसको रिवाइज करना है, नोट्स वगैरह आपको मेंटेन करते हुए चलना है। साथ ही नेक्स्ट डे अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है उसकी आपको प्लानिंग करके सो जाना है, ठीक है। ये आपको डेली 3 घंटे में करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। फेज 1 की स्ट्रेटजी में आपको मॉक वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना, करंट अफेयर वगैरह कैसे पढ़ना आपको आगे बताऊंगा। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये टाइम टेबल है मंडे टू सैटरडे, संडे में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई ऐसे आपको करना है। अब आप पूछोगे कि क्या भैया डेली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कि अगर हम पहले दिन जनरल अवेयरनेस मैथ पढ़ रहे हैं तो अगले दिन भी जनरल अवेयरनेस मैथ ही पढ़ें, सब्जेक्ट को स्विच कब करें। देखिए फ्रेंड, जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एक चैप्टर आपका खत्म हो जाए उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया खत्म करने में आपको भले ही 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, जब तक एक पूरा चैप्टर खत्म नहीं होता आपको यहां पर सब्जेक्ट को स्विच नहीं करना। इससे फायदा ये होता है कि आप प्रॉपर टाइम दे पाते हो एक प्रॉपर सब्जेक्ट को, एक प्रॉपर चैप्टर को। ऐसे ही मैथ्स का जब आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाए, चाहे इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, जब तक एक पूरा चैप्टर पढ़ के आप अच्छे से खत्म नहीं कर लेते आपको सब्जेक्ट को स्विच नहीं करना। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, जनरल अवेयरनेस की जगह रीजनिंग ले आइए और यहां पर मैथ्स की जगह आप इंग्लिश लेकर आ सकते हो। तो आपको स्विच कब करना है, जब पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, समझ गए। तो भाई ये आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए फेज 1 की स्ट्रेटजी थी। फेज 1 को आप मेरे हिसाब से 30 डेज में कवर कर लोगे, क्योंकि यहां पर आप केवल वीक टॉपिक्स को पढ़ रहे हो और वीक टॉपिक्स को आप बहुत ही जल्दी खत्म कर लोगे। तो आप फेज 1 जब सभी टॉपिक खत्म हो जाए ना, जब सभी वीक टॉपिक, इग्नोरेबल टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद बारी आती है फेज 2 की स्ट्रेटजी की। ये भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्ट्रेटजी आगे मैं लेकर आ रहा हूं। फेज 2 में क्या करना है, जब आपका फेज 1 खत्म हो जाए बारी आएगी फेज 2 की। ऐसे आपको 8 घंटे 4 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेने हैं, 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा और 3 घंटा, ठीक है। इसमें भी आपको डेली 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। मान के चलिए जीएस आप पढ़ रहे हो, दूसरे टाइम स्लॉट में आप इंग्लिश पढ़ रहे हो 2 घंटा। वहां पर आप कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पढ़ रहे थे सिलेक्टेड वीक टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। मैंने आपको स्टडी फॉर्मेट में बताया था, पहले आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है वीक टॉपिक की, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। तो भाई ये हमारा होगा सारा कुछ फेज 2 में। तो भाई जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो टॉपिक वाइज। बुक्स आपको ऑलरेडी बता रखी है बेस्ट बुक वाली वीडियो में कि कौन सी बुक आपको प्रोवाइड करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। तो आप डेली 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे टॉपिक वाइज। ऐसे ही इंग्लिश आपका रहेगा, दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा मैथ भी इसकी जगह हो सकता है, फिर रीजनिंग भी हो सकता है। आपको डेडिकेटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए, जो एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी एग्जाम में पूछे गए। तीसरा जो टाइम स्लॉट रहेगा हमारा अगेन 1 आवर का रहेगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, वही आपका वोकैबुलरी रहने वाला है डेली की तरह 1 घंटा। बस यहां पर फर्क इतना आ जाएगा, जब आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाए ना, इसमें आपको 15-15 वोकैबुलरी तो पढ़नी है, लेकिन वो सभी वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए, जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो आप यहां पर किसी भी बुक की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि किरण पब्लिकेशन हो गई, नीतू सिंह मैम हो गई, एसपी बक्सी हो गई। इन बुक्स में प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी दी होती है, तो आप 15-15 वोकैबुलरी कवर करते हुए चल सकते हो, समझ गए। बारी आती है तीसरे टाइम स्लॉट की। इसमें आपको क्या करना है, जब आपका फेज 2 की स्ट्रेटजी शुरू हो जाए ना, तो आपको तीसरे टाइम स्लॉट में 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। डेली 2 मॉक टेस्ट लगाना है। मोबाइल फोन के अंदर टाइमर सेट कर लीजिएगा, 1 घंटे का 1 मॉक टेस्ट लगाइए, फिर 1 घंटे का टाइम स्टॉप वॉच यानी कि टाइमर सेट करिए, फिर 1 मॉक लगाइए, ठीक है। और फिर आपके पास जितना भी टाइम बचेगा उसको चेक करिए, देखिएगा क्या क्या कमियां फिलहाल रही है, कहां पर मैं वीक हूं, टाइम रहते उन वीकनेसेस को दूर करिए, उन कमियों को दूर करिए। साथ ही आपको डेली रिवीजन करते हुए चलना है। इसी टाइम स्लॉट में जो दिन भर पढ़ा आपको रिवाइज करना है, जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे एक बार उनके ऊपर नजर डाल लीजिएगा, उसके बाद आराम से सोइएगा। तो भाई ये आपकी फेज 2 की स्ट्रेटजी रहेगी, और ये भी आपकी मंडे टू सैटरडे की है एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए, और ये आपकी जब तक चलेगी जब तक आपका टियर 1 एग्जाम नहीं आ जाता। करंट अफेयर कैसे पढ़ने, संडे में क्या करना है आपको आगे बताऊंगा। एक बार बिगिनर्स कैंडिडेट्स की स्ट्रेटजी के बारे में सुन लीजिएगा। बिगिनर्स वालों के लिए कोई भी फेज 1 फेज 2 की स्ट्रेटजी नहीं है, आपके लिए केवल एक ही स्ट्रेटजी, एक ही टाइम टेबल है। और जैसे कि आपको स्टडी फॉर्मेट में बताया था, आपको केवल कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, डेली आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने,
बस आपको जो 8 घंटे हैं उनको 4 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लेना है, सेम एक्सपीरियंस स्टूडेंट की तरह 2-2 घंटे के 2 टाइम स्लॉट, फिर 1 घंटे का, फिर 3 घंटे का। पहले टाइम स्लॉट में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़िए, मान के चलिए आप जीएस पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बुक से थ्योरेटिकल पढ़िए, आप ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देख सकते हैं, नोट्स वगैरह बनाइए, और जैसे एक टॉपिक खत्म हो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा भी हमारा, मान के चलिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो, खुद बुक से क्वेश्चंस को सोल्व करिए, एग्जांपल्स को देख के समझने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है खुद समझिए, या फिर आप यहां पर क्लासेस की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो लेक्चर बहुत ही सिलेक्टेड लीजिएगा, और इस 8 घंटे से अलग टाइम दीजिएगा क्लासेस को, ठीक है, तब बात बनेगी जाके। 1 घंटे में आपको सेम वही वोकैबुलरी 15-15 वोकैबुलरी पढ़ते हुए चलना है। तीसरे टाइम स्लॉट में आपको क्या करना है, यहां पर आपको मॉक नहीं लगा रहा, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज नहीं करना। जो बिगिनर कैंडिडेट्स है ना, उनको इस 3 घंटे में वीक सेक्शन को पकड़ लेना है। वीक सेक्शन मतलब जो आपने दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े, जीएस और मैथ पढ़ा, इन दोनों में से जिसमें आप सबसे वीक हो, मान के चलिए आपको लगता है कि मैथ्स टफ है, मैथ्स में मैं वीक हूं, मैथ्स मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, इसलिए मैथ्स को मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इस टाइम स्लॉट में, तीसरे टाइम स्लॉट में आप कम से कम 2 घंटा उस वीक सब्जेक्ट को दे सकते हो। कुछ लोग को हो सकता है कि इंग्लिश वीक लगता हो, कुछ लोग को जीएस वीक लगता हो, जो सब्जेक्ट वीक होता है ऑब्वियस सी बात है कि उसे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे से ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहां पर आप उस वीक सब्जेक्ट को नाइट में भी पढ़िएगा, उससे आप ज्यादा टाइम दे दोगे। 2 घंटा आपने दिन में पढ़ा, 2 घंटा आप रात में पढ़ रहे हो, तो आपने उस वीक सब्जेक्ट को टोटल 4 घंटा दे दिया। क्योंकि फ्रेंड्स आप बिगिनर स्टूडेंट हो, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो आप सिलेबस को कवर ना कर पाए, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां पर नोट किया है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का क्या होता है, उन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखी होती है, वो केवल वीक टॉपिक के ऊपर फोकस कर दे, इसलिए वो सिलेबस को कवर कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखा होता है। तो यहां पर आपको वीक सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ ही आधा घंटा रिवाइज कर लीजिएगा, जो दिन भर पढ़ा, नोट्स वगैरह बनाइएगा, और अगले दिन क्या करना है उसकी प्लानिंग करिएगा। और सब्जेक्ट स्विच करने का फॉर्मूला वही रहेगा, जब तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक सब्जेक्ट को स्विच मत करिएगा। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा सब्जेक्ट लिया, जीएस की जगह रीजनिंग लिया, मैथ्स की जगह इंग्लिश लिया, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो भाई ये भी मंडे टू सैटरडे आपका रहेगा, ये बिगिनर्स का है, और अपने एग्जाम तक आपको ऐसा ही करना है और कुछ नहीं करना। संडे में क्या करना है, एक और चीज हमारी रह गई। संडे में दोस्तों आपके पास 8 घंटा रहेगा। ये मत सोचिएगा कि 6 दिन में पढ़ लिया, 7वें दिन संडे में मैं रेस्ट करूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि आराम हराम है, तो भाई एग्जाम तक रेस्ट नहीं करना। 8 घंटे आपको पढ़ना है, चाहे आप फेज 1 की स्ट्रेटजी में हो, या फिर फेज 2 की स्ट्रेटजी में हो, या फिर आप बिगिनर हो, या फिर एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो। आपको 3 से 4 काम संडे में करने हैं। पहला काम हमारा रहेगा, आपको करंट अफेयर संडे में पढ़ना है। डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट मत करेगा, बहुत बड़ा सेक्शन है, एग्जाम में नहीं आता। हर एक सीट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीक में एक दिन करंट अफेयर को डेडिकेटेडली 3, 3.5, 4 घंटा दीजिएगा। करंट अफेयर आपको जनवरी 2022 से लेकर के अब तक का पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर करिएगा। करंट अफेयर को आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, यानी कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर के कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक बताए, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट हो गए, एक एक टॉपिक को तो आपको केवल कवर करना ही है। साथ ही आपको मंथली करंट अफेयर भी पढ़ते हुए चलना है, जैसे कि जून 2022 के करंट अफेयर पूरे कर लिए, जुलाई 2022 के कवर कर लिए, फिर अगस्त 2022 के, इस तरीके से भी आपको मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ते हुए चलना है। तो भाई आपको करंट अफेयर वीक में पढ़ना है, तो करंट अफेयर को संडे का दिन आप डेडिकेटेडली दे सकते हैं। 3 से 4 घंटा डेली वीक में करंट अफेयर पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। साथ ही आपको वीकली रिवीजन भी करते हुए चलना है। जो पूरे हफ्ते पढ़ा, चाहे आपने मॉक लगाया हो या फिर आपने कुछ भी पूरे हफ्ते जो पढ़ा, वो आपको रिवाइज करना है, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, या फिर 3 घंटा लगे। साथ ही आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाते हुए चलना है, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए है, केवल बिगिनर्स कैंडिडेट्स के लिए है। ये आपको वीक में एक दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट कौन सी है वो मैं आपको बेस्ट बुक वाली वीडियोस में प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है वो तो डेली 2-2 मॉक लगा रहे हैं फेज 2 की स्ट्रेटजी में, लेकिन जो बिगिनर है उनको केवल वीक में एक मॉक टेस्ट लगाना है, उससे ज्यादा स्ट्रेस डालने की कोशिश मत करिएगा। और संडे के दिन एक और काम कर लीजिएगा, कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर मैंने इस स्ट्रेटजी में इसलिए नहीं डाला क्योंकि कंप्यूटर से जो सवाल आएंगे ना वो टियर 2 एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जैसे टियर 1 एग्जाम हो जाए ना, उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि टियर 1 एग्जाम कहीं ऐसा ना हो कि आप टियर 1 एग्जाम में ही लुढ़क जाओ, तो इसलिए
टीयर फर्स्ट एग्जाम जब तक होता है ना, तब तक आप कंप्यूटर को थोड़ा साइलेंट रख सकते हो, उसके बाद कंप्यूटर को आप इस स्ट्रेटजी में डाल सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर के ऊपर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। कंप्यूटर के टॉपिक्स आपको बता दिए हैं इस वाली वीडियो में, और बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इजी है, कर लोगे, 15 ही क्वेश्चन आती है, आप निकाल लोगे, वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला। और आप हो सके संडे में 1 घंटा बढ़ा दीजिएगा, और अभी से 1 घंटा कंप्यूटर को संडे में देना शुरू कर दीजिएगा। बुक बता चुको कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट। तो भाई ये आपका संडे का काम रहने वाला है। तो भाई आई होप पूरी स्ट्रेटजी आप अच्छे समझ गए होंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुलझी हुई स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। हर एक स्टूडेंट, हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट इजीली इसको फॉलो कर सकता है। सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, केवल सिलेक्टेड लेक्चर देखिएगा, ये नहीं कि आप डेली 8-8 10-10 घंटे के लेक्चर के ऊपर ही डिपेंड हो गए हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। कितने लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके साथ मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, डेफिनेटली जबरदस्त इफेक्ट डालेगा आपके ऊपर भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो ना, स्ट्रेटजी पसंद है, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।